नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। उत्तराखंड के रहने वाले ड्राइवर विशाल, उनकी कहानी है ये। विशाल जो ट्रक ड्राइवर थे ना, वो अपने चाचा के साथ ट्रक पर चलते थे। सगा चाचा थे, एक ही परिवार था, कोई अलग था नहीं उनका परिवार। और चाचा का कोई औलाद भी नहीं था, तो विशाल को अपने बेटे की तरह मानते भी थे और ट्रक का सब कुछ हुनर उनको सिखाया था। विशाल अब एक अच्छा ट्रक ड्राइवर थे और दोनों लोग चाचा भतीजे साथ में ही चला करते थे। लेकिन कुछ दिन पहले विशाल के चाचा की तबीयत खराब हो जाती है और वो काम पर अब जा नहीं सकते। तबीयत खराब है तो कौन जाएगा, तो सारी जिम्मेवारी अब विशाल के ऊपर में आ चुकी थी। लेकिन विशाल दूर जाने में डरते थे। चाचा जब रहते थे तो उनकी हिम्मत बढ़ी रहती थी। अब वो दूर का सफ़र करना नहीं चाहते थे। तब उन्होंने अपना मन बनाया कि हम आसपास के लोकल क्षेत्र में ही अपना ट्रक चलाएंगे, और करने भी लगे। अकेले कभी ट्रक चलाए नहीं थे। थोड़ा थोड़ा मैंने दिक्कत परेशानी तो हुई, लेकिन अब उनका हाथ बैठ चुका था। अकेले ट्रक चलाने में अब एक तरह से माहिर हो चुके थे। डर जो था ना, वो ख़त्म हो चुका था। लोकल ट्रक ही ज़्यादा अब माल ढोते थे और सुबह निकलते थे, और कभी कभी अब देर रात को घर भी लौटाते थे, और कभी कभी रात कहीं बिताना भी पड़ता था और फिर सुबह में आ जाते थे। बस इंतज़ार कर रहे थे कि चाचा कब मेरा सही हो, अब फिर हम लंबे लंबे दूरी के सफ़र करना शुरू करें। लेकिन अभी वक्त लग रहा था। वैसे ही एक कबाड़े का काम के गोदाम पर माल लोड करते हैं। लोहा, लंगर, टीन, टप्पड़ जो भी होता है, लोकल का माल था। अब ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, लेकिन माल लोड होता है रात के 10 बजे तक। अब इसके बाद उसी रात में उस माल को फैक्ट्री में पहुंचाना था। जो कबाड़ी जिसका था माल, ये उस माल को खरीद कर ट्रक में लोड करवा करके खुद अब जो विशाल ड्राइवर थे उनके साथ में चल पड़ा था। विशाल के लिए तो अच्छा ही था कि चलो चाचा नहीं है तो कम से कम इस माल का मालिक तो है, ये कबाड़ी भाई तो है। चाहे कबाड़ी चाचा, उम्र ज़्यादा थी उसकी, तो चाचा कहना ही उचित होगा। अब वो लोग निश्चित हो गए थे, सारा माल लोड हो चुका था। अब फिर अपने यात्रा पर निकल चुके थे। लेकिन इस भागा दौड़ी में जो विशाल थे ना ड्राइवर, सही ढंग से उनको खाना भी नहीं मिल पाया था। थोड़ा बहुत जो कुछ चलते फिरते कुछ मिल गया तो खा लिए। और जब वो चलने लगे, अब रात तो अब 10 बजे तो निकले थे, अब जब 12 बजता है तब उनको भूख लगने लगती है। भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और वो जो चाचा थे जिनका माल था, ट्रक में लोड था, वो आराम से अपने ट्रक में सो रहे थे, नींद का मजा ले रहे थे। अब उनको नहीं पता कि हमारा ट्रक किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बस अपनी नींद के सवारी कर रहे थे, दिन दुनिया से बेखबर होकर के। और विशाल जो थे ना, पेट में तो चूहे कूद रहे थे। सोच रहे थे कि चलो कोई ढाबा अगर नज़र आता है खुला हुआ तो अपना ट्रक रोकेंगे और अपना जो कुछ मिल जाएगा इस वक्त में खा पी करके अपना गुजारा कर लेंगे। भूख के हमारे बेहाल थे। लेकिन उस रोड पर जो था ना, ढाबा नज़र आ ही नहीं रहा था। जो भी नज़र आ रहा था वो लाइटें बंद थी। लाइट बंद के मतलब ढाबा में कुछ है नहीं, खाली हो चुका है, खाना ख़त्म हो चुका है। अब यही संकेत होता है। अब फिर बड़ा परेशान होने लगे कि अब क्या करें, कहाँ अपनी भूख को मिटाएं, कहाँ पर जाएं। अब चलना तो उसी रास्ते पर हम, अब उस रोड पर जो ढाबा आएगा तभी खुला होगा, तभी तो भोजन मिलेगा। अब वो जो मालिक थे, कबाड़ के मालिक थे, अब वो आराम से अपने नींद में सवारी कर रहे थे। उनको पता नहीं कि विशाल भूखे हैं, उनको खाना खाना है। दिन दुनिया से बेखबर होकर के घोड़े बेच के सो रहे थे कि चलो सुबह तक हमारा माल पहुंच जाएगा, हम उस फैक्ट्री में माल डाल देंगे, अपना चेक मिल जाएगा और फिर हम रिटर्न हो जाएंगे, 2 पैसा कमा लेंगे। अब उनका अब जो भी था मतलब उनका हल होने वाला था। अब एक तरह से अब उनको कोई फिक्र नहीं थी कि ट्रक चल भी रहा है या रुका हुआ है। नींद मज़े में वो काट रहे थे। विशाल जब
देखने लगे ढाबा कोई मिल नहीं रहा था, जो मिल रहा था या तो बंद था या फिर कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कितने दूर पर ढाबा मिलेगा। भूख में अब एक तरह से उनसे रहा नहीं जा रहा था। 12:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। पेट में चूहे कूद रहे थे। तब उनको एक चमकता हुआ जगह दिखाई देता है, रोशनी से भरा हुआ। और रोशनी का मतलब रोड पर कि रात में कोई ढाबा खुला हुआ है। दूर से उस रोशनी का नज़ारा करते हैं और तब उनको उम्मीद जगती है कि हाँ, आगे चल कर के हमें भोजन मिल सकता है। ट्रक पूरा लोड था तो तेज़ी में तो भगा नहीं सकते थे। रोशनी को देखकर संतोष हो जाता है कि अब थोड़ी दूर पर वो हमारा ढाबा मिल जाएगा और कुछ मैं भोजन पानी कर लूँगा। निश्चित होकर के ट्रक चलाने लगे। वजन काफ़ी था ट्रक में, तो तेज़ी से चलाना संभव नहीं था। जब वहाँ पहुँचते हैं ना, तो वाकई जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही ढाबा नज़र आता है। लेकिन वहाँ पर रोशनी अब जो निकल रही थी ना, वो बिजली की नहीं, पेट्रोमैक्स की लाइट जल रही थी। पुराने ज़माने में लोग केरोसिन तेल से अब ऐसा रोशनी किया करते थे, वैसे ही उनको अब पेट्रोमैक्स दिखाई देता है। तो उनको समझ में आ गया कि इस क्षेत्र में जहाँ पर ढाबा है, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई जनरेटर भी नहीं है, तो ये पुराने आप पेट्रोमैक्स लगा रखें। चलो, इसे हमें क्या मतलब है, रोशनी से मतलब है, रोशनी तो भरपूर है। और ट्रक अपना रोक देती है। उस माल के मालिक जो कबाड़ भरा हुआ था, अभी वो सज्जन आराम से सो रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं है कि ट्रक रुका हुआ है या चल रहा है, नींद के गोते लगा रहे हैं। और उनको ट्रक में सोता हुआ छोड़ करके और विशाल जी नीचे उतरते हैं। अब वहाँ जाते हैं ढाबे पर, तो बाहर कुछ कुर्सी टेबल दिखाई देती है, लेकिन एक भी लोग उस ढाबे पर नज़र नहीं आते। तो ये ढाबा कैसा है भाई? यहाँ पर कोई भी लोग ना तो काउंटर पर दिखाई देता है और ना कोई बाहर में बैठा हुआ, नौकर चाकर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। थोड़ी हैरानी जरूर हुई विशाल को कि आखिर इतना टाइम तो नहीं हो चुका है। तब कहते हैं, अरे भाई 12:30 से ऊपर का टाइम हो गया, शायद ये ढाबा वाले सो गए होंगे, कोई ग्राहक तो है नहीं, चलो चल के जगाते। अपने मन कड़ा करके फिर काउंटर के पास जाते हैं, वहाँ आवाज़ लगाते हैं कोई ढाबा पर है। कुछ देर आवाज़ लगाने के बाद में अब एक बूढ़ा इंसान अंदर से बाहर निकलता है। अब जैसे सोते सोते जाग गया है, ऐसी उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, देखने में मोटी मोटी दिखाई दे रही थी। और विशाल उस चेहरे को समझ नहीं पाए और वो कहने लगे कि चाचा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना जो भी मिल जाए आपके पास में, जो अवेलेबल हो, जिसमें बनाने में दिक्कत परेशानी ना हो, या फिर ठंडा भी हो तो चलेगा, मुझे भूख लगी हुई है। वो जो बूढ़ा थे विशाल को देखते हैं ऊपर से नीचे तक, कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, मेरी बेटी सो रही है, मैं उसको जगा रहा हूँ और उसी को मालूम है कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं अब ज़्यादातर लोगों को खाना सर्व करता हूँ, खाना बनाने के काम वही करती है, हम बाप बेटी मिलकर के इस ढाबा को चलाते हैं। आप बैठ जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा इंतज़ार करो और मैं जा रहा हूँ और अपनी बेटी को जगाता हूँ, तब आपको भोजन ज़रूर मिलेगा। आप खाली पेट नहीं जाओगे यहाँ से, पेट भरा हुआ जाएगा, आप निश्चित रहिए। अब विशाल जी सोचे कि अब ठीक है, अच्छी बात है भाई, ढाबा खाली है, ग्राहक भी नहीं है, तो आराम कर रहे होंगे लोग। कुर्सी पर बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं। और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद पायलों के खनकने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ की तरफ देखते हैं तो एक खूबसूरत महिला, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में होगी। देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शादीशुदा है, पाजेब जरूर पहन रखी थी और इसके अलावा एक सिंपल वस्त्र में थी, देखने में कोई महंगा वस्त्र भी नहीं पहन रखी थी। और अपना सर को अब जैसे दुपट्टे से बांध रखी थी, बस उसका जुल्फ जो है ना, बाल है ना, वो ढका हुआ था। हाँ, बाकी जो चेहरा था ना, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक बार तो विशाल जी उसको नीचे से ऊपर तक घूरने लगे और देख करके थोड़ा मन भी अब मचलने लगा था, क्योंकि आज चाचा तो थे नहीं ड्राइवर, चाचा होते तो अब ऐसा गुनाह कभी नहीं करते। अब उनकी भी तमन्ना थी कि उनकी भी कोई दोस्त बने, कोई हमसफ़र बने। अभी उनका शादी ब्याह हुआ नहीं था और लड़की से दोस्ती करने का
चाचा मौका देते ही नहीं थे, उलझाए रखते थे। बताते थे कि नहीं बेटा, ये सब गलत बातें हैं, पराई नारी पर कभी नज़र नहीं डालना चाहिए, तुम्हारा भी शादी ब्याह होगा, तुम्हारी भी बहुरिया आएगी। सब कुछ अच्छी अच्छी बातें उनके चाचा बताया करते थे, और वो कभी कभी घूरते थे उनकी बात सुन करके। अरे मैं भी जवान हूँ, मेरे यार दोस्त अब ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन मुझ पर तो चाचा ने बंदिश लगा रखी है। देखना भी गुनाह है। अगर किसी लड़की को अगर रास्ते में चल रही है और उस पर सरसरी निगाह अगर डाल भी लेते थे ना, तो चाचा उनको घुड़क देते, क्या देख रहा है, सामने देख, इधर देख, मैं जानता हूँ तू लड़की को घूर रहा है, ऐसा मत किया कर। उपदेश सुनाते थे और उपदेश सुन सुन करके पक चुके थे। आज वो आज़ाद थे, चाचा नहीं थे, आप बिल्कुल अपना आज़ादी महसूस कर रहे थे। और उस औरत को या लड़की को वो घूर रहे थे। वो लड़की भी सरसरी निगाह उनकी तरफ देखती है, आप मुस्कुरा करके अब बोलती है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपके लिए खाने का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर रही हूँ। इतनी मिठास थी आवाज़ में कि विशाल जी तो जैसे पिघल गए थे, खनकती हुई आवाज़ सुन करके। लगने लगा कि आज ये मेरी दोस्त होती तो कितना मज़ा आता, कितना मैं अच्छा लगता। यही चीज़ को अपने एक तरह से ख्वाब में देखने लगे कि काश ये मेरी दोस्त होती, मेरी हमसफ़र होती, तो आज का सफ़र कितना मज़ेदार होता। मन कल्पना की उड़ान भरने लगती है, और वो जो औरत या महिला जो भी थी अपने काम में लग चुकी थी, अब कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। और उसकी खुशबू पहले तो बहुत स्वादिष्ट, अब खुशबू नाकों में लगा। अब विशाल जी को लगा कि बिल्कुल ये जो खुशबू आ रही है बड़ी स्वादिष्ट खुशबू है, ज़रूर कोई अच्छी टेस्ट बना रही होगी, अच्छा कोई डिश बना रही होगी। अब फिर अब कुछ देर इंतज़ार करते हैं, और तब वो जो लड़की है, औरत है, अपने पिता को आवाज़ देती है कि जरा आप अंदर चले जाइए और देखिए एक सामान अंदर में रह गया है, वो नुकसान ना हो जाए। अब कोई बहाना करती है, अब फिर उसके जो बापू होते हैं बाहर में बैठे हुए, वो अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद दो अब जवान लोग हैं, वो औरत है काउंटर पर संभाले हुई अपने आप को, और इधर कुर्सी में बैठे हुए विशाल जी, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। नज़रों नज़रों में अब एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की भी मुस्कुरा रही है, और उसकी मुस्कुराहट देख करके अब विशाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। जैसा वो लड़की कर रही थी उसका जवाब दे रहे थे, मतलब आपस में दिल मिल चुका था। और उधर जो ट्रक में जो साहब थे जिनका माल था, वो भी अभी नींद में सोए हुए थे, नींद में एकदम मस्त। अब कहाँ ट्रक रुकी हुई है, कहाँ है, कुछ पता नहीं उनको। अब विशाल जी उस औरत से अपनी नैन मटक्का कर रहे थे। खाना तो भूल गए थे, भूख लगी हुई थी, लेकिन अब एक भूख अलग जाग चुकी थी। उनको लगा कि अरे लड़की तो मेरे पे दीवानी है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और वो धीरे धीरे कुर्सी से उठते हुए चले जाते हैं काउंटर पर। आप क्या बना रही हो, बड़ा खुशबू अच्छा लग रहा है। तब कहती है कि जो भी बना रही हूँ आपके मन पसंद होगा। मुस्कुराते हुए अब उसका जवाब, हंसी मजाक अब कुछ देर तक चलता रहता है। तब तक विशाल जी बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाते हैं, और वो भी काम करते करते अब अपना करछी उर्छी छोड़ देती है, और विशाल जी के पास वो भी सट के खड़े हो जाती है। दोनों लोग एक दूसरे को आजमाते हैं, और पहल कौन करे, पहल करती है लड़की, और कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो। अब ये बात सुनकर के विशाल जी और खुश हो जाते हैं, मन ही मन सब कुछ फैसला कर लेते हैं कि अब हो ही जाना चाहिए। अब लड़की उनको लेकर के अंदर वाले कमरे में चली जाती है जिधर उसके बापू गए थे। लेकिन विशाल जी थोड़ा डर जाते हैं, अरे अंदर तो आपके बापूजी हैं, पिताजी हैं। तब लड़की मुस्कुराते हुए कहती कि नहीं, वो पिछले वाले कमरे में है, अभी उनको वक्त लगेगा, तब तक हम आओ इसमें बैठते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। और विशाल जी बिना डरे हुए, लड़की भी तैयार, तो उनको अब क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। आखिरकार उस कमरे में चले जाते हैं। कमरे में रोशनी होती है, प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं, और अचानक वो रोशनी जो भी थी, सारी की सारी रोशनी एकदम बंद हो जाती है। जैसे लगता है कि कमरे में पूरा अंधेरा छा गया हो। और जब रोशनी बंद हो जाती है तो विशाल जी थोड़ा सा अब दिक्कत परेशानी
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब कहते हैं कि ये रोशनी क्यों बंद कर दी। अब वो जो लड़की है उनका शरीर पकड़े हुए, बाहों में भरे हुए, करिए छोड़ो ना, अब रोशनी की क्या जरूरत है, अंधेरे में ठीक है। एक तरह से प्यार मोहब्बत शुरू हो चुका है अंधेरे में ही। विशाल को कई बार अटपटा लगता है और कई बार अच्छा भी नहीं लगता है। तब कहते हैं कि आप रोशनी जला दीजिए ना, रोशनी जला दीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लड़की कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र रखो, अब मैं जला रही हूँ, अब मुझे उठना पड़ेगा जलाने के लिए। अब विशाल करे कि नहीं नहीं, पहले आप छोड़िए, मुझे छोड़ दीजिए, आप रोशनी को जलाइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अंधेरे में। आखिरकार वो लड़की उठती है और उठने के बाद चंद सेकंड भी नहीं होता है कि कमरे की रोशनी जल जाती है। जैसे ही रोशनी जलती है ना, वो जो खूबसूरत महिला, खूबसूरत औरत थी, लड़की थी, जब उसको देखते हैं विशाल जी तो उनकी आंखें फतरा जाती हैं, जैसे उनकी आंखें पत्थर की हो चुकी है। जितनी खूबसूरत महिला को देखे थे वो महिला इतनी ही क्रूप, अब एक तरह से इतना उसका चेहरा भी देखना पसंद अब कोई भी नहीं करेगा। इतनी खराब शक्ल थी उसकी, काली कलोठी, चेहरे पर दाग धब्बे और आंखें फाड़े फाड़े, अब भी मुस्कुराती हुई और विशाल को देख रही थी। विशाल को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो देख करके 1 मिनट में उनको समझ में आ गया कि मैं तो किसी अब जाल में फंस गया हूँ। कई किस्से कहानियाँ सुने हुए थे, चाचा उनका खुद बताते थे कि बेटा कभी कभी रोड पर ऐसा जो माया वाली शक्ति होती है, जिनके पास पावर होती है, ऐसा वो माया जाल रच देती हैं। अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ हम ढाबा खोल रखे हैं, हम कुछ दुकान खोल रखे हैं। जो अकेला ट्रक चालक होता है अब उनके जाल में फंस जाता है। ट्रक चालक हो, कार चालक हो, जो भी है, चलो भाई ये ढाबा खुला हुआ है, चल के चाय पी लेते हैं, कुछ नाश्ता ही कर लेते हैं, या फिर कोई पता ही पूछ लेते हैं। जो भी जाता है उस जाल में फंस जाता है। अब फिर एक बार जो फंस गया, अब समझ लो उसकी ज़िंदगी ख़त्म, फिर वो उस जाल से कभी निकल नहीं पाता। अब ये सब सोचते हैं ना तो एकदम अब उनकी पसीना बहने लगता है। वो इतनी भयानक शक्ल की महिला जो कुछ देर पहले उनके साथ में प्रेम कर रही थी, वो इतनी बदसूरत बन चुकी थी, शरीर से जैसे बदबू आ रहा था। ये सब देख करके उनके होशो हवास गुम हो चुका था। चीखने लगे, चिल्लाने लगे। वो जो भी थी वो हंस रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इस कमरे से बाहर तुम्हारी आवाज़ जाएगा ही नहीं। तब विशाल जी को समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में करना क्या चाहिए। अब वो जैसे तैसे अपने कपड़े संभालते हुए उठते हैं और उस दरवाजे की तरफ भागते हैं जिस दरवाजे से अंदर आए हैं। लेकिन वो दरवाज़ा उनको समझ में नहीं आता कि दरवाज़ा कहाँ है। अभी तो इसी दरवाजे से अंदर आए थे, लेकिन दरवाज़ा ही गायब हो चुका है। दरवाजे की जगह अब दीवार खड़ी। इधर उधर कमरे में चारों तरफ भागते हैं, लेकिन कहीं भी एक खिड़की तक नज़र नहीं आती है। और वो लड़की हंसती है, कहती है व्यर्थ भाग रहा है, भागने में कुछ नहीं होगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगी तू इस जाल से बाहर निकल नहीं पाएगा। आज सबसे अच्छी बात है कि तू मेरे अब कब्जे में आ चुका है, और जब तक मेरी इच्छा होगी मैं तुझे अपने पास में रखूँगी, और जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी मुझे लगेगा कि तू अब किसी काम का नहीं है, और तब मैं तुझे बाहर पटक दूँगी। घबरा मत, मैं तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें इतना आसानी से छोड़ूंगी नहीं जब तक मेरा काम ना हो जाए, मुझे लगे कि हाँ मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। अब इस तरह से बातें कर रही थी। उसकी बातें सुन करके विशाल जी और डर चुके थे। उनको लगा कि मैं शायद इस जगह से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। अब जादू शक्ति में फंस चुका हूँ। ये जो है ना, कोई चुड़ैल है या कोई पिशाचनी है। अब इसके जाल से निकलना आसान नहीं है। जैसे किस्से कहानियाँ अब सुन चुके थे, अब उनके सामने में आ रहा था। पहले तो इन किस्से कहानियों पर मुस्कुराते थे, हंसते थे, हाँ चाचा से कहते थे कि क्या आज के टाइम में भी ऐसा होता है। तब चाचा जवाब देते कि हाँ बेटा, ये शक्तियाँ हर युग में थी, पिछले युग में थी, इस युग में भी है और आने वाला युग में भी रहेगी। ये शक्तियाँ गायब नहीं होती, किसी न किसी रूप में तुम्हें ज़रूर मिलेगी। शायद तुम पहचान जाओ तो तुम बच सकते हो, अगर तुम नहीं पहचाने तो तुम पकड़े जाओगे, सज़ा भुगतोगे, मारे जाओगे।
चाचा उनको सब ज्ञान देते थे, लेकिन उस ज्ञान को इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल देते थे। कहते थे कि ये तो साइंस का युग है, इस युग में ये सब चीज़ें कहाँ होगी, ये तो बहुत पुराने युग की बात करें चाचा। अब एक तरह से उनकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब आज फंस चुके थे ना, तब चाचा याद आ रहे थे। अगर चाचा आज होते ना तो मेरे साथ में ऐसा नहीं होता। मैंने तो बहुत भारी गलती कर दी, इस औरत को मैं पहचान ही नहीं पाया। जैसा मैं देखा तो मैं इस पर एक तरह से लट्टू हो गया। ना जाने मेरे क्या हुआ था। अब अपने आप को कोस रहे थे, अब उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकलने दी तब ना। वो कह रहे थे जितना दौड़ना दौड़ ले, आखिरकार थक करके नीचे बैठेगा ही। अब मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब समझ गए थे विशाल जी कि मेरा खेल खत्म है। गिड़गिड़ाने लगे कि आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैंने आपके साथ प्रेम किया ना, आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, आप मुझे निकाल दीजिए, इतना तो कर दीजिए। देखिए मेरा ट्रक बाहर खड़ा है, अब मेरे चाचा मेरे को छोड़ेंगे नहीं। और जो कुरूप महिला थी, जो अब देखने में भयानक लग रही थी, और वो हंसती जा रही थी। हंसी कभी धीमी और कभी कभी तेज हो जाती थी, जैसे इस खेल में उसको बहुत मजा आ रहा था। हंसते हंसते वो लोटपोट हो जाती थी। कहती है तू खाम खा अब इधर से उधर परेशान हो रहा है, तुझे दरवाज़ा नहीं मिलेगा ना खिड़की तक मिलेगी, तू बाहर का नज़ारा भी देख नहीं पाएगा कि आखिर बाहर का दुनिया कैसा है, तू मेरी दुनिया में अब कैद हो चुका है। जब ये सुनते हैं विशाल जी ना, अब सही में अब लग चुका है कि कभी सूरज को उगते हुए देख नहीं पाएंगे। दिन का उजाला अब देखना मुमकिन नहीं होगा। आराम से बैठ जाते हैं, आराम से नहीं, अब एकदम परेशानी से अब समझ चुके हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बचूंगा नहीं। जब तक इसकी इच्छा होगी मेरे साथ में खेलेगी, और जब इसकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी मुझे मार डालेगी, मेरा खून पी जाएगी। जैसा ये कह रही है कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी, ये बाहर फेंकने वाली नहीं है। जैसा इसका मैं रूप देख रहा हूँ, ये मुझे खा जाएगी। विशाल जी बुरी तरह से डरे हुए थे, और उनको समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में भगवान का नाम लेना चाहिए, हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे थे ना, उनको इस बात का इल्म नहीं था। चाचा ने उनको बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन अपने दिमाग में रखे तब ना। इस कान से सुनना, उस कान से निकाल देना, तो कहाँ से ये सब बातें याद रहेगी। और उधर ट्रक में क्या हो रहा था भाई, जो कबाड़े का मालिक थे वो अब नींद में थे, लेकिन अचानक उनकी नींद खुल जाती है। देखते हैं कि ट्रक तो खड़ा है भाई, लेकिन ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर किधर गया। आजू बाजू में देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो वीरान जगह पर ट्रक खड़ा है, क्या ड्राइवर बाथरूम करने वाला गया है क्या, उनको ऐसा ही लगा। वो सोचते हैं कि चलो मैं भी अब फारिग हो जाता हूँ, नीचे उतरते हैं। इसके बाद जब उतर करके फारिग होने के पास इंतज़ार करने लगते हैं, तब ड्राइवर दिखाई नहीं पड़ता, यानी विशाल दिखाई नहीं पड़ते। आसपास में हर तरफ देख लेते हैं, आवाज़ भी लगाते हैं कि ड्राइवर साहब हो कहाँ आप, ड्राइवर साहब हो कहाँ, लेकिन विशाल का अता पता नहीं चलता। वो जो सवारी थे, जो मालिक थे, जो ट्रक में सवारी कर रहे थे अपने माल के साथ में, वो अहरे गहरे नहीं थे, वो एक तंत्र मंत्र का जानकार थे। जब काफ़ी देर हो जाता है ना, विशाल मिलता नहीं है, तब उनका दिमाग अब काम करने लगता है। कहीं विशाल के साथ में ऐसा कुछ खेल तो नहीं हो गया, मैं नींद में सोया हुआ था, कहीं विशाल किसी के जाल में तो नहीं फंस गया। अब अपना दिमाग दौड़ा लेते हैं, अपनी जो तंत्रिक शक्तियां हैं अब उसका उपयोग करते हैं। तंत्र शक्ति में जब देखते हैं कि आखिर मेरा ड्राइवर कहाँ गया, तब वो खेल समझ जाते हैं। अरे उसके साथ तो बड़ा धोखा हुआ, वो तो ऐसी लड़की के जाल में फंस गया, अब वो निकल नहीं पाएगा, जैसा उस जाल में फंसा हुआ है उनको भी लगता है। लेकिन हार नहीं मानते, कहते हैं आज मैं निकाल के रखूँगा। अपनी जितनी भी ताकत है इकट्ठा करते हैं, तंत्र मंत्र को प्रयोग करते हैं, और तब जाकर के अब वो आवाज़ विशाल का सुनाई पड़ती है। और नहीं तो उस जगह पर एकदम शांति का माहौल बना हुआ था, ऐसा कोई आवाज़ कुछ भी पता नहीं लग रहा था। जब विशाल का आवाज़ रोते हुए सुनाई पड़ता है, तब उनको पता लग जाता है कि विशाल किस दिशा में है। आखिरकार तंत्र मंत्र का अपना प्रयोग करते हैं, आज जब
अब ये प्रयोग करके जैसे ही हटते हैं तब विशाल को वो दरवाज़ा मिल जाता है जिसके अंदर में वो कैद थी। वो प्रेतात्मा जो भी थी हाथ पकड़ती है विशाल को, अरे अरे तू कैसे निकल सकता है, ये दरवाज़ा किसने खोल दिया। विशाल उसको धक्का देते हैं, हट छोड़ मुझे, और वो बाहर निकल आते हैं। अंधेरे में से बाहर जैसे उजाले की तरफ आ रहे हों, जैसे किसी कुएं के अंदर में वो समा चुके थे। कुएं के अंदर से वो बाहर निकलते जा रहे हैं, जैसे कोई बड़ी सी सुरंग है और सुरंग के अंदर से अपने आप को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, अब रात का चांदनी रात अब नजर आता है और तब चिल्लाते हुए भागते हैं, बचाओ बचाओ। लेकिन तब तक जो उनका मालिक था माल का, और वो देख लेता है विशाल को, कहता है बेटा जल्दी से आ, जल्दी से आ, देर मत कर, देर मत कर, यहाँ रुकना बहुत ही खतरनाक है। तू कैसे इनके जाल में फंस गया, कैसे इनके जाल में फंस गया, जल्दी से ट्रक में बैठ और ट्रक को स्टार्ट कर और निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। अभी तो एक है, ना जाने कितनी इस जगह पर होंगी और वो सबको आवाज़ लगा रही होगी। जब ये सुनते हैं ना विशाल जी, अब वो जल्दी से ट्रक में सवार होते हैं। हाथ पैर कांप रहा था। अब जो उसका मालिक था, अब वो उनको संभालता है कि देख हड़बड़ा मत, अभी मैं तेरे साथ में हूँ, अभी टाइम लगेगा उनको आने में, और तब तक हम इस एरिया से बाहर निकल जाएंगे। और वही विशाल जी करते हैं। वो उस एरिया से निकलने के बाद में वो जो मालिक होता है माल का, वो कहता है कि बेटा हम उस जाल से निकल चुके हैं, लेकिन तुमने ऐसा कैसे किया, कैसे तुम्हारे साथ में ऐसा खेल कैसे हुआ। तब विशाल जी बताते हैं कि मुझे तो भूख लगी हुई थी, आप आराम से सो गए थे, मैं भूखा था और मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं बार बार देख रहा था लेकिन आप नींद में थे, मैं आपको जगाना उचित नहीं समझा। मुझे एक ढाबे की तलाश थी लेकिन ढाबा खुला हुआ नहीं मिल रहा था। पूरी कहानी अब दोहराते हैं। तब वही मालिक कहता है कि बेटा वो सब एक ड्रामा था, वो ढकोसला किया हुआ था तुम्हें भरम के जाल में फंसाने के लिए। ना तो वहाँ कोई ढाबा था, अब तुम्हारे मन को ऐसा भरमा दिया गया था कि तुम्हें वही चीज़ लगे जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। वो सब जानती थी कि तुम भूखे हो, अब भूखे को क्या चाहिए, भोजन। भोजन का उसने पूरा इंतज़ाम तुम्हें दिखा दिया था। क्या तुम्हें वहाँ भोजन कोई करता हुआ मिला था। तब कहते कि नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मैं तो आवाज़ लगाया तब पहले बूढ़ा आया। तब वो मालिक कहने लगे बेटा वो सब एक ही जैसे हैं, वो भी एक तरह से आप समझ लो जो बताना चाहता हूँ, वो दोनों बाप बेटी ना हो करके वो सब वही शक्ति थी जो तुम्हें भरमा करके इस जगह पर रोकने के लिए मजबूर कर दिया। विशाल जी बताते हैं कि मैं वो रात कैसे निकाला, जब सुबह मैं पहुंच जाता हूं, माल खाली हो जाता है, तब मुझे चैन मिलता है। अगर वो कबाड़े के मालिक अगर मेरे साथ में नहीं होते, अगर मैं अकेला होता, तो शायद उस सुरंग से, अंधेरी सुरंग से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाता। उनकी तंत्र मंत्र का शक्ति मुझे बाहर अब निकाला था। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी अब सूरज की रोशनी देख ही नहीं पाता। ना जाने वो प्रेतात्मा मेरे साथ में क्या करती, कोई अब कहाँ नहीं जा सकता था। तो दोस्तों ये थी आज के विशाल जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मेरे मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को विवरण आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में हाइप वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों कल हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।